हाय गाइस, वेलकम टू स्टडी हाउस। तो आज हम बात करेंगे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की जो भी इम्पोर्टेंट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट्स हैं 1951 1951 से लेकर अब तक जो भी इम्पोर्टेंट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट्स की गई हैं उन सब के बारे में पूरे डिटेल में हम बात करेंगे, जो कि आपके कई सारे एग्जाम जैसे यूपीएससी, पीसीएस और एसएससी इस टाइप के जो एग्जाम्स हैं उन सब के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होंगे, क्योंकि नॉर्मली क्वेश्चन पूछ ही लिया जाता है कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट से रिलेटेड। ओके, और अगर आप लोगों को ये वीडियो यूजफुल लगे देन डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू स्टडी हाउस। सो लेट्स स्टार्ट। तो फर्स्ट अमेंडमेंट एक्ट जो कि 1951 में किया गया था, इस टाइम से कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट्स स्टार्ट हुए थे। फर्स्ट अमेंडमेंट एक्ट जो कि बेसिकली कई सारे केसेस हुए थे, जैसे कि कामेश्वर सिंह का केस या रोमेश थापर केस। ये सारे केसेस जो नॉर्मली थे, ये बेसिकली जो फ्रीडम ऑफ स्पीच है उससे रिलेटेड थे कुछ केस। कुछ जो जमींदारी लैंड का एक्वाजिशन किया गया था उससे रिलेटेड थे, और कुछ थे जो स्टेट की, यहाँ पे स्टेट मतलब हम यहाँ सेंट्रल गवर्नमेंट की बात कर रहे हैं, स्टेट की जो मोनोपोली थी ट्रेड में, उन सब चीज़ों के बारे में किए गए थे। तो इन सब केसेस को ध्यान में रखते ही फर्स्ट अमेंडमेंट किया गया था 1951 में। इसमें बेसिकली जो स्टेट है उसको कई सारी पावर्स दी गई थी, जैसे कि स्टेट को ये पावर दी गई थी कि जो सोशल और एजुकेशनल बैकवर्ड क्लासेस हैं उन सब के लिए स्टेट स्पेशल प्रोविज़न बना सकता है, उनको अच्छा करने के लिए, उनकी लाइफ को अच्छा करने के लिए। और जो नाइन्थ शेड्यूल है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का, जो बेसिकली लैंड रिफॉर्म्स को प्रोटेक्ट करता है, उसके साथ साथ कुछ और लॉज भी हैं, उन सब को भी उसके अंडर प्रोटेक्ट किया जाता है। और उसमें कुछ लॉज ऐसे हैं जिनको जुडिशियल रिव्यू से प्रोटेक्ट किया जाता है। उस नाइन्थ शेड्यूल को भी फर्स्ट अमेंडमेंट एक्ट 1951 के अंदर ही ऐड किया गया था। और इसके साथ साथ जो फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन है उसमें मेनली तीन रेस्ट्रिक्शंस लगाई गई थी। एक था पब्लिक ऑर्डर, दूसरा था फ्रेंडली रिलेशन विद फॉरेन स्टेट, एंड थर्ड था इंसाइटमेंट टू एन ऑफेंस। इंसाइटमेंट टू एन ऑफेंस मतलब कि कोई भी पर्सन या कोई भी आदमी नॉर्मली किसी कम्युनिटी या स्पेशल पर्सन्स लोगों को नॉर्मली भड़काता है किसी भी सिचुएशन के अगेंस्ट में, तो उसको भी एक ऑफेंस कंसिडर किया जाएगा, और उसको जो फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन है वहाँ पे उसका मेन रेस्ट्रिक्शंस लगाया गया है कि, और जो अक्यूज्ड है वो वहाँ पे ये नहीं बोल सकता उसका जो फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन है उसके अंडर वो ऐसा कर रहा है। इसमें यहाँ पे मेनली ये रेस्ट्रिक्शंस लगाया गया है। और इसके साथ साथ यहाँ पे ये भी बोला गया था इस फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट में कि जो स्टेट की ट्रेडिंग होती है या फिर किसी भी ट्रेड या बिजनेस का स्टेट मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट जो है वो नेशनलाइजेशन कर देती है। तो इसका मतलब ये नहीं है कि जो राइट टू ट्रेड और बिजनेस का जो फंडामेंटल राइट है स्टेट उसको वायलेट कर रहा है। इस ग्राउंड को, इस कंडीशन को वहाँ पे इनवैलिड रखा जाएगा बेसिकली। नेक्स्ट वन है सेवंथ कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट जो कि 1956 में किया गया था। इस टाइम पे बेसिकली हुआ ये था कि 1956 में एक कमेटी बनाई गई थी जिसका नाम था स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन कमेटी, जिसको कि फैजल अली कमेटी के नाम से भी जाना जाता था। और इस कमेटी के द्वारा ही स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट बनाया गया था, जिसमें कि जो स्टेट्स हैं, कंट्री के जो स्टेट्स हैं, राज्य जो हैं, उन सबको रीऑर्गेनाइज किया गया था। और उसके बाद में ही सेवंथ कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट को लगाया गया था। इसमें बेसिकली जो सेकंड शेड्यूल है और जो सेवंथ शेड्यूल है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का, उन दोनों को अमेंड किया गया था। और कमेंट में आप लोग ये बताएं कि सेकंड शेड्यूल और जो सेवंथ शेड्यूल है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का वो किस चीज़ से रिलेटेड है। और इसके साथ साथ ही जो 1956 से पहले इंडिया की जो टेरिटरी है उसमें स्टेट्स को चार कैटेगरीज में कैटेगराइज किया जाता था, पार्ट ए, पार्ट बी, पार्ट सी और पार्ट डी। और बाद में जब 1956 का ये एक्ट आया, सेवंथ कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट, तो इसके बाद में स्टेट्स को 14 स्टेट्स और 6 यूनियन टेरिटरीज में कन्वर्ट किया गया। और इसके साथ साथ जो हाई कोर्ट्स हैं उनका जो जुरिस्डिक्शन था पहले स्टेट्स तक ही लिमिटेड था, बाद में उसको एक्सटेंड करके यूनियन टेरिटरी तक कर दिया। और इसके साथ साथ ही जो एक इससे पहले बेसिकली ये होता था, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में ये बोला गया है कि स्टेट जो है, एक राज्य जो है, उसके पास नॉर्मली एक हाई कोर्ट होता है, बट पार्लियामेंट के पास बेसिकली ये पावर है कि वो जो हाई कोर्ट है उसका जुरिस्डिक्शन बढ़ा सकता है। दो स्टेट के लिए भी एक हाई कोर्ट काम कर सकता है, या फिर एक स्टेट एक यूनियन टेरिटरी के लिए भी जो हाई कोर्ट है वो काम कर सकता है। और इस अमेंडमेंट को सेवंथ कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट में किया गया था, जब बेसिकली जो कॉमन हाई कोर्ट है वो दो
या 2 से ज़्यादा स्टेट्स के लिए उसका जुरिस्डिक्शन बढ़ा दिया गया था। और उसके साथ साथ ही जो एडिशनल या एक्टिंग जजेस जो होते हैं हाई कोर्ट के, उनकी अपॉइंटमेंट के बारे में भी यहाँ पे बोला गया था 7th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट में। अब बात करते हैं 9th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट की, जो कि 1960 में किया गया था। उस टाइम पे बेसिकली जो नेहरू नून अग्रीमेंट हुआ था इंडिया और पाकिस्तान के बीच में, जिसमें कि बेसिकली जो बेरूबारी यूनियन की जो टेरिटरी थी उसको डिवाइड किया गया था। बेरूबारी यूनियन या फिर बेरूबारू की जो टेरिटरी है वो बेसिकली वेस्ट बंगाल में आती है। उस टाइम पे वेस्ट बंगाल के द्वारा इसको अपोज किया गया था, क्योंकि वेस्ट बंगाल के द्वारा ये बोला गया था कि जो इंडिया की टेरिटरी है अगर उसको किसी फॉरेन कंट्री को दिया जाता है तो वो इंडिया की जो सॉवरेनिटी है उसको ब्रेक करता है। तो इस सिचुएशन के बाद में इस मैटर को सुप्रीम कोर्ट में ले जाया गया। तो सुप्रीम कोर्ट ने वहाँ पे ये बोला कि किसी भी एरिया को, किसी भी राज्य का जो एरिया है जो कि आर्टिकल 3 के अंडर में आता है, उसको अगर किसी भी फॉरेन कंट्री को दिया जाता है तो वो इस टाइप की जो सॉवरेनिटी की सिचुएशन है वो वहाँ पे क्रिएट नहीं होती। स्टेट इंडिया जो है वो किसी भी कंट्री को, जो भी फॉरेन कंट्री है उसको दे सकता है वो एरिया, बट उसको देने से पहले उसको कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट करनी पड़ेगी। मतलब वो जो एरिया किसी फॉरेन कंट्री को दिया जाता है वो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के थ्रू ही दिया जा सकता है। और इस सिचुएशन के बाद 9th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट आया, जिसमें कि जो बेरूबारी की यूनियन थी उसको पाकिस्तान के लिए दे दिया गया, जो इंडो पाकिस्तान एग्रीमेंट में बात की गई थी 1950 में। अब नेक्स्ट वन है 10th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट, जो कि 1961 में किया गया है। इसमें कुछ खास इंपॉर्टेंट है नहीं। बेसिकली जो दादर नागरा हवेली जो है उसको यूनियन टेरिटरी के रूप में इनकॉर्पोरेट किया गया, और बेसिकली उसको जो पोर्तुगल्स थे वहाँ से एक्विजिशन करके उस टेरिटरी का बाद में उसको यूनियन टेरिटरी में कन्वर्ट किया गया। वो किया गया 10th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट में। उसके बाद जो 11th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट है वो भी इसी साल किया गया 1961 में ही। उसमें बेसिकली ये किया गया कि जो वाइस प्रेसिडेंट का इलेक्शन जो होता है उसका प्रोसीजर को चेंज किया गया। उससे पहले 1961 से पहले बेसिकली जो वाइस प्रेसिडेंट का जो इलेक्शन होता था उसमें दोनों हाउसेज की, जो पार्लियामेंट के दोनों हाउसेज हैं उनकी जॉइंट मीटिंग होती थी, उसके बाद में वाइस प्रेसिडेंट को चुना जाता था। फिर 11th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के बाद में जो वाइस प्रेसिडेंट का इलेक्शन है वो इलेक्टोरल कॉलेज के थ्रू होने लगा। और इसमें ये भी बोला गया कि जो प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट के जो इलेक्शंस हैं उनको किसी भी वैकेंसी के सिचुएशन में चैलेंज नहीं किया जा सकता है। और उसके बाद में 1962 में किया गया 12th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट, जिसमें कि गोवा, दमन एंड दीव जो हैं उनको इंडिया में इनकॉर्पोरेट किया गया। अब नेक्स्ट वन है 13 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट, जिसमें कि जो नागालैंड है उसको स्टेट का, राज्य का दर्जा दिया गया और उसके लिए कुछ स्पेशल प्रोविजंस बनाए गए। ये एक्ट 1962 में पास किया गया था। और इसके बाद किया गया था 1962 में ही 14th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट, जिसमें कि पुडुचेरी जो है उसको इंडियन यूनियन में या फिर इंडिया की जो टेरिटरी है उसमें इनकॉर्पोरेट किया गया। और उसके साथ साथ ही जैसे कि मणिपुर है, हिमाचल प्रदेश है, त्रिपुरा, गोवा, दमन दीव और पुडुचेरी जो है, इन सब के लिए लेजिस्लेचर और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर की क्रिएशन के बारे में भी इसमें बात की गई 14 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट में, जो कि 1962 में किया गया। उसके बाद है 21 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट। इसमें बेसिकली जो सिंधी लैंग्वेज है उसको 8th शेड्यूल में ऐड किया गया। 15th नंबर पे ये सिंधी लैंग्वेजेस को ऐड किया गया था और 1967 तक टोटल 15 लैंग्वेज थी 8th शेड्यूल के अंदर। और अभी कितनी है ये भी आप लोग कमेंट करके बताएं कि अभी टोटल 8th शेड्यूल में कितनी इंडियन लैंग्वेजेस हैं। और उसके बाद किया गया था 1971 में 24 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट, जो कि बेसिकली 1971 में जो केशवानंद भारती केस था उससे रिलेटेड है ये 24 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट। इससे पहले एक जो गोलकनाथ रूलिंग या गोलकनाथ का जो केस था 1967 का, उस टाइम पे जो डिसीजन दिया गया था कि जो पार्लियामेंट है वो उसके पास पावर नहीं है कि किसी भी फंडामेंटल राइट्स को वो टेक अवे कर सकती है, वहाँ से हटा सकती है, उसको ओवर रूल यहाँ पे बेसिकली किया गया। उसके बाद इसमें ये बोला गया नॉर्मली कि जो पार्लियामेंट के पास बेसिकली पावर है कि वो फंडामेंटल राइट्स को
अल्टर कर सकती है, चेंज कर सकती है, हटा सकती है, नया ऐड ला कर सकती है, जो भी करना चाहे वो कर सकती है। बट यहाँ पे मेन कंडीशन ये है कि जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की बेसिक स्ट्रक्चर है वो उसको चेंज ना करे। उस पर उसका अगर फंडामेंटल राइट का कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है तो उस सिचुएशन में जो पार्लियामेंट है वो उस फंडामेंटल राइट्स को कुछ भी कर सकती है। और इसके बाद आती है 25th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट, जिसमें कि जो फंडामेंटल राइट था, राइट टू प्रॉपर्टी, उसको कटेल किया गया। इस वजह से 25th जो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट है ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है। और 26th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट में जो फॉर्मर रूल्स थे प्रिंसली स्टेट्स के, उनकी जो पावर थी, प्रिविलेज वगैरह जो थे, उन सबको अबॉलिश किया गया है। वो किया गया था 26th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट में, जो कि 1971 में पास किया गया था। अब नेक्स्ट वन है 31 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट, जो कि 1973 में किया गया था। क्योंकि उस टाइम पे 1971 में बेसिकली हुआ ये था कि सेंसस, जो जनगणना जो इंडिया की हुई थी, उसमें पता ये चला कि इंडिया की जो पॉपुलेशन है उसमें काफ़ी इंक्रीमेंट हुआ है। और नॉर्मली जो पार्लियामेंट है, लोकसभा की जो सीटें होती हैं वो पॉपुलेशन पे बेस्ड होती है, उनकी जो नंबर होता है किस स्टेट के द्वारा कितनी सीटों के द्वारा रिप्रेजेंट किया जाएगा। तो उस वजह से ही 31 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट लाया गया 1973 में। उसमें बेसिकली जो लोकसभा की जो सीटें हैं वो उससे पहले 525 टोटल सीट होती थी लोकसभा की 1973 से पहले। उसके बाद में उनको इंक्रीज करके 545 कर दिया गया। और नेक्स्ट वन है 33 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट, जो कि 1974 में किया गया था। इसमें बेसिकली जो आर्टिकल 101, 101 और आर्टिकल 190 जो है, इन दोनों को अमेंड किया गया था। ये बेसिकली जो मेंबर्स होते हैं, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट और जो मेंबर ऑफ लेजिस्लेचर जो होता है, एमपी और एमएलएज के रेजिग्नेशन से रिलेटेड था। इसमें बेसिकली बोला ये गया था कि जो स्पीकर या फिर चेयरमैन जो होता है वो एमएलए या फिर एमपी का जो रेजिग्नेशन है उसको एक्सेप्ट कर सकता है, बट तभी कर सकता है अगर वो पूरी तरह से सेटिस्फाई हो जाता है कि ये जो रेजिग्नेशन है ये वॉलेंटरी बेसिस पे है और काफ़ी जेन्युइन है, इसको प्रेशराइज नहीं किया जा रहा है, तो अब तब जाके वो उस रेजिग्नेशन को एक्सेप्ट कर सकते हैं। और उसके बाद में आता है 35th और 36th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट, जो कि 1974 और 75 में किए गए। ये दोनों अमेंडमेंट एक्ट जो है सिक्किम से रिलेटेड हैं। 35th में बेसिकली जो सिक्किम है उसको एक एसोसिएट स्टेटस दिया गया था, एसोसिएट स्टेट का स्टेटस दिया गया था सिक्किम को, और बाद में उसको कम्प्लीटली स्टेट्स बनाया गया 36 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट में। सिक्किम की यहाँ पे बात की जा रही है। सो नेक्स्ट वन इज 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट, जिसको कि 1976 में पास किया गया था। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, कई सारे एग्जाम्स में नॉर्मली इससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछे ही जाते हैं। और इसमें कई सारे जो अमेंडमेंट्स किए गए थे उन सब में से जो जो इम्पोर्टेंट्स हैं उन सब के बारे में हम बात करेंगे। जैसे कि जो प्रीएम्बल होता है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का, उसमें 3 नए वर्ड ऐड किए गए, सोशलिस्ट, सेकुलर और इंटीग्रिटी। सोशलिस्ट, सेकुलर और इंटीग्रिटी जो वर्ड हैं प्रीएम्बल के, इन तीनों को 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1976 के अंदर ऐड किया गया। और इसके अलावा जो फंडामेंटल ड्यूटीज़ जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की हैं, जो कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में एक नया पार्ट बना के पार्ट 4A उसमें ऐड किया गया। टोटल 11 फंडामेंटल ड्यूटीज़ हैं जिनको कि स्वर्ण सिंह कमेटी के द्वारा रिकमेंड किया गया था। और उसके साथ साथ जो प्रेसिडेंट को यहाँ पे ये बोला गया है कि जो भी काम प्रेसिडेंट करता है वो बेसिकली जो कैबिनेट होती है उसकी एडवाइस पे ही किया जाना चाहिए। और उसके अलावा एक इम्पॉर्टेंट फैक्ट यहाँ पे ये भी है कि जो लोकसभा या फिर जो स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबलीज जो हैं उन सब का जो टेन्योर था पहले 1976 से पहले 5 साल का था, उसको एक्सटेंड करके 6 साल का कर दिया गया 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट में। और उसके अलावा 3 नई DPSPs को ऐड किया गया है, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसीज़ जो हैं उन सबको। उनमें 3 हैं, जैसे इक्वल जस्टिस एंड फ्री लीगल एड, सेकंड वन इज़ द पार्टिसिपेशन ऑफ द वर्कर्स इन द मैनेजमेंट ऑफ इंडस्ट्रीज, एंड थर्ड वन इज प्रोटेक्शन ऑफ एनवायरनमेंट, फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ। इन 3 DPSPs को 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के अंडर ऐड किया गया। और इसके अलावा जो वन टाइम ड्यूरेशन होती है प्रेसिडेंट रूल की, या फिर जिसको स्टेट इमरजेंसी भी हम बोलते हैं, उसकी जो
पूरा ड्यूरेशन थी उसको 6 महीने से बढ़ाकर 1 साल कर दिया गया। 1976 से पहले 6 महीने की ड्यूरेशन होती थी, बाद में उसको एक्सटेंड करके 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1976 में 1 साल कर दिया गया। और उसके अलावा जो 5 सब्जेक्ट्स हैं ये स्टेट लिस्ट के जो 5 सब्जेक्ट्स थे उनको जो कॉन्करेंट लिस्ट है उसमें डाल दिया गया, जैसे एजुकेशन, फॉरेस्ट, प्रोटेक्शन ऑफ वाइल्ड लाइफ एंड बर्ड्स, वेट एंड मेजर्स एंड एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जस्टिस, कॉन्स्टिट्यूशन एंड ऑर्गेनाइजेशन ऑफ ऑल कोर्ट्स एक्सेप्ट सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट। ये सारे जो टॉपिक्स थे, सब्जेक्ट्स थे, इन सबको 1976 में स्टेट जो लिस्ट होती है, जैसे सेंट्रल लिस्ट होती है, कॉन्करेंट लिस्ट होती है और स्टेट लिस्ट होती है, तो स्टेट लिस्ट से इनको निकाल के कॉन्करेंट लिस्ट में डाल दिया गया। और उसके अलावा जैसे कि जो डीपीएसपीज के जो इम्प्लीमेंटेशन के लिए लॉज बनाए जाते हैं उन सबको इनवैलिड डिक्लेयर नहीं किया जा सकता किसी भी कोर्ट के द्वारा। अगर वो जो डीपीएसपीज जो है उनके लिए जो लॉज बनाए गए हैं अगर वो वायलेट भी करते हैं कुछ फंडामेंटल राइट्स को, तो भी उन डीपीएसपीज के लॉज को इनवैलिड डिक्लेयर नहीं किया जा सकता किसी भी कोर्ट के द्वारा। ये भी अमेंडमेंट की गई थी 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट में। और जो ऑल इंडिया जुडिशियल सर्विस जो है उसके बारे में भी, उसको भी यहाँ पे ही इस्टेब्लिश किया गया था 42nd जो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट है उसके अंदर ही बेसिकली। अब हम बात करते हैं 44 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट की, जिसको कि 1978 में पास किया गया था। इसमें कई सारे इंपॉर्टेंट अमेंडमेंट्स किए गए थे, जैसे कि 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट में अभी हमने देखा कि लोकसभा और स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबलीज जो थी उन सब का टेन्योर बढ़ाकर 5 से 6 साल कर दिया गया था और वापस से उसको रिस्टोर किया गया, वापस से 5 साल उसको किया गया 44 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट में। और उसके अलावा यहाँ पे प्रेसिडेंट को ये पावर दी गई कि जो कैबिनेट होती है, नॉर्मली प्रेसिडेंट जो है कैबिनेट की रिकमेंडेशन पे काम करता है, उसकी एडवाइस पे, और यहाँ पे ये पावर प्रेसिडेंट को मेनली दी गई कि अगर प्रेसिडेंट को वो एडवाइस पसंद नहीं आती है तो वापस से वो कैबिनेट को उसको भेज सकता है रिकन्सिडरेशन के लिए। बट अगर रिकन्सिडरेशन के बाद भी कैबिनेट सेम ही एडवाइस प्रपोज करता है प्रेसिडेंट के लिए तो प्रेसिडेंट को उस पर काम करना पड़ेगा। और उसके अलावा कुछ कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोटेक्शन दी गई पब्लिकेशन या फिर न्यूज़पेपर्स वगैरह को, जिन न्यूज़पेपर्स के द्वारा जो पार्लियामेंट होता है या फिर जो स्टेट लेजिस्लेचर होता है उन सब की जो प्रोसीडिंग्स की जो रिपोर्ट होती है, ऑनेस्टली जो रिपोर्ट पब्लिश की जाती हैं न्यूज़पेपर्स में, उन सब के लिए यहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशनली प्रोटेक्शन दिया गया। और इसके अलावा जैसे नेशनल इमरजेंसी में एक टर्म होती थी 1978 से पहले, इंटरनल डिस्टर्बेंस करके 44 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट में उस टर्म को बदलकर आर्म्ड रेबेलियन कर दिया गया। और उसके अलावा प्रेसिडेंट को यहाँ पे ये पावर दी गई कि प्रेसिडेंट जो है वो नेशनल इमरजेंसी तब ही डिक्लेयर कर सकते हैं जब उनको कैबिनेट के द्वारा रिटर्न रिकमेंडेशन दिया जाए। और उसके अलावा जो राइट टू प्रॉपर्टी है उसको फंडामेंटल राइट्स की जो लिस्ट है वहाँ से हटाकर एक लीगल राइट बनाया गया, वो सब किया गया 44 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट में। और उसके अलावा यहाँ पे ये बोला गया कि जो नेशनल इमरजेंसी जब लगती है तो उस टाइम पे जो फंडामेंटल राइट्स हैं जो कि आर्टिकल 20 और 21 के अंडर में आते हैं उन सबको सस्पेंड नहीं किया जा सकता। तो ये दोनों राइट टू प्रॉपर्टी किस अमेंडमेंट एक्ट के थ्रू फंडामेंटल राइट्स की लिस्ट से हटाकर लीगल राइट किया गया, वो किया गया 44 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के थ्रू। और जो ये आर्टिकल 20 और 21 जो कि बेसिकली नेशनल इमरजेंसी के टाइम पे सस्पेंड नहीं होते हैं, वो किस अमेंडमेंट एक्ट में बात की गई उनके बारे में, वो की गई 44 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट में। तो इस टाइप के क्वेश्चंस नॉर्मली पूछ लिए जाते हैं। अब हम बात करते हैं 52nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट की, जो कि 1985 में की गई। इसमें मेन इंपॉर्टेंट जो किया गया वो बेसिकली ये किया गया कि इसमें 10th शेड्यूल को ऐड किया गया इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में, जो कि बेसिकली इसको एंटी डिफेक्शन लॉ के नाम से भी जानते हैं। इसमें बेसिकली जो मेंबर्स होते हैं या फिर पार्लियामेंट के या फिर स्टेट लेजिस्लेटिव जो मेंबर्स होते हैं, एमपीज या फिर एमएलएज की यहाँ पे हम बात कर रहे हैं, उनके डिसक्वालिफिकेशन के बारे में बोला गया। उन सब के लिए क्या ग्राउंड होती है, कैसे किसी भी एमपी या एमएलए को डिसक्वालीफाई किया जा सकता है, उन सब की जो ग्राउंड्स हैं उन सबको एंटी डिफेक्शन लॉ बोलते हैं। और उसको ऐड किया गया 10th शेड्यूल में, जो कि 52nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1985 के थ्रू
किया गया। और उसके अलावा जो 58 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट है जो कि 1987 में किया गया, उसमें बेसिकली जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है उसको हिंदी लैंग्वेज में जो किया गया तो उसको अथॉरिटी दी गई, मतलब कि जैसे जितनी लीगल सेंसिटी जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के इंग्लिश वर्जन की है उतनी ही सेम उसको दी गई 58 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट में हिंदी वाले वर्जन को। और उसके अलावा जो 61 जो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट है जो कि 1989 में किया गया, उसमें बेसिकली जो वोटिंग एज जो होती है 1989 से पहले वोटिंग एज 21 ईयर्स थी, 21 साल की थी, फिर बाद में उसको रिड्यूस करके 18 ईयर्स कर दिया गया लोकसभा स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबलीज के इलेक्शन के लिए। और उसके बाद है 65th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट जो कि 1990 में किया गया। इसमें कई सारे नेशनल कमीशंस जैसे नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल कास्ट, नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल ट्राइब्स और इन सब के लिए इस्टेब्लिशमेंट की गई। और इनके अलावा जैसे मेंबर्स जो होते हैं या फिर स्पेशल ऑफिसर्स जो होंगे नेशनल कमीशन और शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब्स का, उनके लिए भी इस्टेब्लिशमेंट की इसमें बात की गई। तो जो नेशनल कमीशन ऑफ शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब का जो कमीशन है नेशनली, वो बनाया गया 65 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के द्वारा 1990 में। और उसके बाद है 73 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट जो कि बेसिकली पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस जो होते हैं उन सब के बारे में बात करता है। जो भी पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस हैं उन सबको कॉन्स्टिट्यूशनली स्टेटस दिया गया 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के थ्रू जो कि 1992 में की गई। और इसमें बेसिकली एक नया पार्ट ऐड किया गया इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में पार्ट 9 के नाम से। और उसके साथ साथ ही 11th शेड्यूल भी इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में ऐड किया गया जिसमें जो पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस हैं और उन सब से रिलेटेड जो इन्फॉर्मेशन है, जो उनके लिए लॉज हैं, प्रोविज़न्स हैं, उन सब के बारे में बात की जाती है पार्ट 9 में इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के और 11th शेड्यूल में, जो कि 73 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के थ्रू ऐड किए गए। और उसके बाद है 86 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट जो कि 2002 में किया गया। इसमें बेसिकली जो एलिमेंट्री एजुकेशन होती है 6 से 14 साल के बच्चों के लिए जो एजुकेशन होती है उसको फंडामेंटल राइट बनाया गया। और वहाँ पे नॉर्मली ये बोला गया कि जो 6 से 14 साल के बच्चे हैं उन सब के लिए जो एजुकेशन है वो फ्री और कंपलसरी एजुकेशन है। और उसके साथ साथ ही एक नया फंडामेंटल ड्यूटी भी ऐड की गई आर्टिकल 51A के अंडर, जिसमें बेसिकली ये बोला गया कि ये पेरेंट्स की, इंडिया के जो भी सिटीजन्स हैं उन सब पेरेंट्स की या फिर गार्डियंस जो हैं उन सब की ये ड्यूटी है कि वो अपने चिल्ड्रंस को जो कि 6 से 14 साल के हैं उन सब के लिए कंपलसरी एजुकेशन प्रोवाइड कराएं, उसकी अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड कराई जाए। उसके बाद में आता है 92nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट जो कि 2003 में किया गया। ये बेसिकली इंडिया की जो ऑफिशियल लैंग्वेजेस हैं उन सब से रिलेटेड है। इसमें 4 लैंग्वेज जो हैं उन सबको ऐड किया गया, जैसे बोडो है, डोगरी है या फिर जिसको डोंगरी भी बोलते हैं, और मैथिली या फिर मैथिली भी हम उसको बोलते हैं, और फोर्थ वन है संथाली। ये जो 4 लैंग्वेजेज हैं इन सबको 8th शेड्यूल में, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का जो 8th शेड्यूल है उसमें ऐड किया गया। और इसके बाद में जो टोटल ऑफिशियल लैंग्वेजेज हैं वो 18 से बढ़कर 22 हो गई। तो जैसे कि मैंने पहले बोला था आप लोगों से कि कमेंट में बताएं कि कितनी ऑफिशियल लैंग्वेज हैं, तो आप लोग यहाँ पे मैच कर सकते हैं जिन लोगों ने भी कमेंट किया है वो लोग। अब नेक्स्ट वन है 97 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट। इसमें बेसिकली जो कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ जो हैं उन सबको कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस दिया गया। ये अमेंडमेंट एक्ट 2011 में की गई। इसमें बेसिकली जो आर्टिकल 19 जो है फंडामेंटल राइट्स जो है उस सब के बारे में बात की गई कि राइट टू फॉर्म कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ ये एक फंडामेंटल राइट बनाया गया है जो कि आर्टिकल 19 के अंडर में आता है। उसके अलावा जो कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ हैं उन सब से रिलेटेड एक डीपीएसपी भी ऐड किया गया है आर्टिकल 43B में। डीपीएसपी मतलब डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, जिससे कि स्टेट को बोला गया है कि जो कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ हैं उनका प्रमोशन किया जाए। और एक नया पार्ट ऐड किया गया पार्ट 9B करके इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में, जो कि कोऑपरेटिव सोसाइटी से रिलेटेड है। तो यहाँ पे क्वेश्चन इस टाइप से आ सकता है, जैसे मान लो कोऑपरेटिव सोसाइटी से अगर क्वेश्चन पूछा जाए तो वो किस अमेंडमेंट एक्ट के थ्रू बनाई गई
और उसके साथ साथ ही कौन कौन से, जैसे मान लो पूछ लिया जाए कि फंडामेंटल राइट्स, डीपीएसपी और फंडामेंटल ड्यूटीज़ में से किस किस में कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ के बारे में बात की जाती है। तो आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं कि डीपीएसपी का रोल है यहाँ पे, फंडामेंटल राइट्स का भी रोल है कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ में, बट फंडामेंटल ड्यूटीज़ की में कोई भी कोऑपरेटिव सोसाइटी के बारे में बात नहीं की जाती। सो नेक्स्ट वन है 101st अमेंडमेंट एक्ट, जो कि 2016 में किया गया है, 101वां कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट, जिसमें कि जो जीएसटी है, गुड्स एंड सर्विस टैक्स जो है, उसको इंट्रोड्यूस किया गया। और जो 102nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट है, जो कि 2018 में किया गया है, उसमें बेसिकली जो नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लास जो है, उस सब के लिए, जिसको कि एनसीबीसी भी यहाँ पे हम बोलते हैं, नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लास, उसको कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस दिया गया है, कॉन्स्टिट्यूशनली उसको ग्रांट किया गया है 2018 में 102 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के अंडर। और उसके अलावा दो और कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट हैं जो कि अभी रिसेंटली की गई हैं, जैसे 1/3 जो है 103rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट, जो कि 2019 में की गई, उसमें बेसिकली 10% रिजर्वेशन दिया गया ईडब्ल्यूएस सेक्शन को, इकोनॉमिकली जो वीकर सेक्शंस हैं, सिटीजन्स जो हैं इंडिया के, उन सबको, जो कि बेसिकली जो क्लासेस की यहाँ पे बात की जाती है, किन किन क्लासेस के सिटीजन्स को दिया गया है, उन क्लासेस को, जो कि जो क्लासेस का जो सेक्शन है, कास्ट की यहाँ पे बात कर रहे हैं, तो वो वाले जो क्लोज 4 और क्लोज 5 में नहीं आते हैं आर्टिकल 15 के, मतलब कि जो सोशल और एजुकेशनली बैकवर्ड क्लासेस के बारे में बात की जाती है आर्टिकल 15 में, उन सब की क्लासेस को छोड़ के, मतलब शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब के जो सिटीजन्स हैं, उन सब की क्लासेस को छोड़ के जो बाकी क्लासेस हैं, उन सब के लिए 10% रिजर्वेशन, जो कि इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन की कैटेगरी में आते हैं, उन सब के लिए बेसिकली दिया गया है। और रिसेंटली अभी किया गया है 104th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट, जो कि 2020 में किया गया है। इसमें बेसिकली जो शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब की जो सीट्स होती हैं, उनका रिजर्वेशन, जैसे कि लोकसभा की सीट्स हो गई या फिर स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबलीज जो हैं, उन सब की जो सीट्स हैं, उन सब को एक्सटेंड करके, पहले उनका जो रिजर्वेशन का पीरियड था 70 ईयर्स का था, उसको एक्सटेंड करके 80 ईयर्स का कर दिया गया। और उसके अलावा जो रिजर्व्ड सीट्स जो होती थी एंग्लो इंडियन कम्युनिटी के लिए लोकसभा में और स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबलीज में, रिजर्व जो सीट्स होती थी, यहाँ पे रिजर्व सीट्स की बात कर रहे हैं, जो एंग्लो इंडियन कम्युनिटी है उन सब के लिए, उन सब की रिजर्व सीट्स को यहाँ पे हटा दिया गया। वो किया गया 104th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट में, जो कि 2020 में की गई। तो यही थी कुछ इम्पोर्टेंट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट जो कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में 1951 से लेकर अभी 2020 तक की गई हैं। सो आज के लिए बस इतना ही। होप यू गाइज फाइंड इट यूजफुल, and if you find it useful then do like, share and subscribe to Study Couch. Thanks for watching and have a good day.